साथियों नमस्कार, स्वागत आपका कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रवीण चौधरी। साथियों, हम आयोगों की चर्चा कर रहे थे और इस आयोगों की चर्चा के दौरान हमारी चर्चा है वो ओबीसी, एससी आयोग और एसटी आयोग तक पहुंच गई थी। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण आयोग का अध्ययन करने वाले हैं और उस आयोग का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ने से पहले दरअसल हमें यह समझना चाहिए कि मानवाधिकार होते क्या हैं। इस दौरान आपने मौलिक अधिकारों का भी अध्ययन किया होगा, तो हम एक चलचित्र के माध्यम से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि मानवाधिकार क्या होते हैं। तो याद रखिए, एक तरफ तो हम रखते हैं मानवाधिकारों को और एक तरफ रखते हैं मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। ठीक, फंडामेंटल राइट हो गए और एक ह्यूमन राइट हो गए आपके। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये इस पेड़ की जड़ है, जड़, और जड़ को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है मूल। अब मुझे बात बताइए कि क्या हम इस पेड़ की जड़ें काट देंगे तो इस पौधे का अस्तित्व रहेगा? तो जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा कि सर इसका पेड़ का अस्तित्व नहीं होगा। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन जीने के लिए याद रखना, आवश्यक अधिकार मौलिक अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकार जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, उन्हें अपन मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन चलिए, हमने इसकी जड़ों को जिंदा रख लिया और समय समय पर इसके अंदर हमने खाद पानी नहीं डाला, इसकी निराई गुड़ाई नहीं की, कटाई छटाई नहीं की, तो क्या इस पेड़ का अस्तित्व लंबे समय तक रह पाएगा? इसका जवाब भी होगा कि नहीं रह पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के ऐसे अधिकार जिनके बिना जीवन तो संभव होगा लेकिन वह जीवन गरिमामय नहीं होगा। ठीक है, कैसा नहीं होगा? गरिमामय नहीं होगा। तो ऐसे अधिकार जो गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं तथा सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, उन्हें अपन याद रखें कौन से अधिकार कहते हैं? मानव अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार, आपके जो अधिकार हैं, याद रखना ये संवैधानिक अधिकार है। इनको संविधान के अंदर दर्जा दिया गया है, जबकि ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है और सांविधिक श्रेणी के हैं। अर्थात इन्हें संविधान में नहीं जोड़ा गया, संसद द्वारा कानून बनाकर लागू करने की बात की गई है। मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इनके उल्लंघन होने पर याद रखना हम कहां जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं, यानी ये न्यायोचित हैं। जबकि ये न्यायोचित नहीं है, इनका उल्लंघन होने पर आप है वो न्यायालय नहीं जा सकते। ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हैं। तो मानव अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो गरिमामय जीवन तथा सर्वांगीण जीवन, इसके अंदर व्यक्तिगत आपका सर्वांगीण विकास के अंदर सारे विकास आगे, शारीरिक, मानसिक, आपका राजनीतिक, धार्मिक, जितने भी होते हैं, तो सर्वांगीण विकास और गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक अधिकारों को याद रखिए कौन से अधिकार कहते हैं? मानव अधिकार कहते हैं। अब हम बात करें मानव अधिकारों की, तो विश्व स्तर पे सबसे पहले याद रखिए आप 10 दिसंबर 1948 को आपने नाम सुना होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वप्रथम मानवाधिकारों की विश्व स्तर पर सार्वभौमिक घोषणा की थी। कैसी घोषणा की थी? सार्वभौमिक घोषणा की थी कि भाई ये अधिकार कम से कम मिलने चाहिए लोगों को। और इसी चक्कर के अंदर हम प्रति वर्ष, याद रखें सारे के सारे बच्चे, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि इसके दौरान 1946, 47, 48 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी थी, उसका नाम आपने सुना होगा एलेनोर रूजवेल्ट। उसने मानवाधिकारों को
लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, इसलिए उसको विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में एक वर्ष आता है 1991, और 1991 के अंदर एक घोषणा पत्र जारी होता है जिसे अपन कहते हैं पेरिस घोषणा पत्र। और इस पेरिस घोषणा पत्र के अंदर सभी लोकतांत्रिक देशों ने मिलकर संकल्प लिया था कि मानव अधिकार है, इनको कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। कैसा दर्जा मिलना चाहिए? कानूनी दर्जा। ठीक है, तो याद रखना मानव अधिकारों से संबंधित पेरिस घोषणा पत्र कब जारी हुआ था विश्व स्तर पे? तो याद रखना 1991 के अंदर। इसके बाद में हमारे भारत के अंदर भी गतिविधियां संचालित हुई। हमारी जो भारतीय संसद है, इसने एक अधिनियम का निर्माण किया मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। (1993) ठीक है, और याद रखना यह अधिनियम लागू कब हुआ? तो इसका जवाब है 28 सितंबर 1993। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अंदर याद रखना अध्याय कितने हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिए 8 हैं। और इस अधिनियम के अंदर धाराएं कितनी हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर कितनी धाराएं? 43 धाराएं हैं। तो याद रखना भारत में मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए पहली बार संसद ने अधिनियम बनाया, उसे कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यह लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को, और इसके अंदर 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। इसके अंदर क्या कहा गया था मानव अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ कि एक तो आप है वो सभी राज्य हैं, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोगों का गठन करना चाहिए, और एक आपके सभी राज्य हैं उन्हें राज्य स्तर पे है वो मानव अधिकार आयोगों का गठन करना चाहिए और लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस अधिनियम का प्रभाव पड़ा, और इस अधिनियम के आधार पे 12 अक्टूबर 1993 को याद रखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। क्या हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी याद रखना स्थापना कब हुई? तो याद रखना 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि ये जो अधिनियम है 1993 वाला मानवाधिकार संरक्षण से जुड़ा, 1993 वाला है, इसके अंदर अब तक संशोधन कितनी बार हो चुका है? तो याद रखिए इसके अंदर अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। पहला संशोधन हुआ था याद रखना 2006 में, और दूसरा संशोधन अभी लेटेस्ट हुआ है 2019 में। आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी संशोधनों के माध्यम से आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पे क्या प्रभाव पड़ा। अब हम इसके अंदर बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की संरचना की। किसकी बात करते हैं? मानवाधिकार आयोग की संरचना की। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग की संरचना की बात करें तो यह एक तो इसके अंदर पूर्णकालिक ढांचा होता है, और एक इसके अंदर 6 पदेन सदस्य भी होते हैं। तो पूर्णकालिक ढांचे की हम बात करें, ठीक, तो पूर्णकालिक ढांचे के अंदर आपका एक तो होता है इसके अंदर अध्यक्ष, और याद रखें 4 होते हैं इसके अंदर सदस्य। 4 इसके अंदर क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ये जो ढांचा है ये तो इसका पूर्णकालिक है। इसके अलावा याद रखें इसके अंदर 6 पदेन सदस्य भी होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 पदेन सदस्य भी होते हैं। अब हम इसके अंदर बात करें कि पूर्णकालिक ढांचा है, उसके अंदर अध्यक्ष और जो सदस्य हैं 4, उनको नियुक्त होने के लिए क्या किसी प्रकार की योग्यताएं भी आवश्यक हैं? तो याद रखें बिल्कुल योग्यता चाहिए। पहली योग्यता तो आपको याद रखना चाहिए अध्यक्ष के लिए। ठीक है, अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है कि यदि इस आयोग का आपको अध्यक्ष बनना है तो आप को उच्चतम न्यायालय है
इसका या तो आपको मुख्य न्यायाधीश आप रहे हो, या फिर आप याद रखना कैसे न्यायाधीश रहे हो, अन्य न्यायाधीश रहे हो, तभी आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। इसमें एक बड़ी चीज गौर करने वाली है साथियों कि मूलतः याद रखना आपके इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश का ही प्रावधान था, लेकिन एक अधिनियम लाया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। मैंने अभी आपके सामने बात की कि इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, 2006 में और 2019 में। तो हमने क्या किया, 2019 के माध्यम से इसके अंदर ये प्रावधान जोड़ा है, कौन से न्यायाधीशों का, अन्य न्यायाधीशों का। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। सदस्यों की यदि हम बात करें, 4 सदस्यों की, तो पहला सदस्य आपके पास उच्चतम न्यायालय का सेवारत या कार्यरत न्यायाधीश चलेगा। कैसा न्यायाधीश, या तो सेवारत या फिर कार्यरत न्यायाधीश इसके अंदर आपका सदस्य बन सकता है। दूसरा सदस्य उच्चतम न्यायालय का नहीं, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त होगा या फिर कार्यरत न्यायाधीश इसका सदस्य बन सकता है। और तीसरे और जो चौथे सदस्य हैं, ये वो बनेंगे जिन्हें मानवाधिकार क्षेत्र के अंदर, जिन्हें मानवाधिकार जो आपका क्षेत्र है इसके अंदर विशेष ज्ञान हो या विशेष अनुभव हो। तो आप याद रखिए इस आयोग के संरचना के सदस्य बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की हम बात करें तो एक तो इसका पूर्णकालिक ढांचा होता है, उसमें तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए पदेन सदस्य भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो याद रखना ये कैसा निकाय है, तो बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें बहुत सदस्य होते हैं, ठीक है, एक से अधिक सदस्य हैं। ये इनकी योग्यताएं हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा अध्यक्ष, तो और बाकी सदस्यों के लिए एक तो उच्चतम न्यायालय का सेवारत या कार्यरत न्यायाधीश, दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवारत या कार्यरत न्यायाधीश, और तीसरा और चौथा सदस्य मानवाधिकार क्षेत्रों का ऐसा व्यक्ति जिसे विशेष ज्ञान हो, वो इसका सदस्य बन सकता है। ठीक है भाई साहब, हमने सदस्य बना लिए। अब हम सदस्यों की बात करें तो इन सदस्यों का चयन याद रखना एक चयन समिति की सिफारिश पे होता है, ठीक है। और ये चयन समिति होती है, इसके अध्यक्ष याद रखना हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और याद रखना यह टोटल 6 सदस्यों वाली है। कितने सदस्यों वाली है, 6 सदस्यों वाली। यानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जिस चयन समिति की सिफारिश पर होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और ये कितने सदस्य होते हैं टोटल, इसके अंदर अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष हो गया प्रधानमंत्री, दूसरे सदस्य इसके अंदर याद रखना होंगे राज्य देश के गृह मंत्री, तीसरे सदस्य होंगे इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। चौथे सदस्य होंगे इसके अंदर लोकसभा में विपक्षी दल के नेता, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता, ठीक है। पांचवें सदस्य होंगे इसके अंदर राज्यसभा के सभापति। कौन होंगे, राज्यसभा के सभापति। छठे सदस्य होंगे इसके अंदर राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता। ये जो आपकी चयन समिति है कितने सदस्यों वाली, 6 सदस्यों वाली, इसकी सिफारिश के अंदर अध्यक्ष और सदस्यों की याद रखिए क्या होगी, नियुक्ति होगी। और ये जो नियुक्ति करने का कार्य चयन समिति की सिफारिश पर याद रखना किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसकी सिफारिश पर, चयन समिति की सिफारिश पर, ठीक। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है चयन समिति की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरी बात, ये अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं,
तो इसका जवाब याद रखना होगा, इसी त्याग पत्र भी अपना किसको प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों तथा वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो याद रखना ये काम भी आपके कौन करेंगे, इसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। एक आप इसके अंदर एक चीज और याद रख सकते हैं कि क्या इसके अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष भी होता है आयोग के अंदर, तो याद रखना बिल्कुल कार्यवाहक अध्यक्ष होता है, और उस कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी याद रखना सारे के सारे बच्चे किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सदस्यों में से किसी एक को, सदस्यों में से किसी एक को याद रखना नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। किस पद के ऊपर, कार्यवाहक अध्यक्ष के पद के ऊपर नियुक्त कर सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, जिसके अंदर बदलाव हुआ है, वो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अंदर। इसके अंदर कार्यकाल के अंदर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कार्यकाल जो है अध्यक्ष और सदस्यों का, वो मूलतः हुआ करता था 5 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले इनमें से कोई भी पहले हो जाएगा तो उसको घर जाना पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना, एक संशोधन हुआ था, मैंने आपको बताया होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम। और ये हुआ था, याद रखना, कौन से वर्ष के अंदर, 2019 में। इसकी सहायता से इनका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर याद रखना कितना कर दिया, 3 वर्ष का, और ये कितना कर दिया, 70 वर्ष। ये थोड़ा सा 70 वर्ष वाला आप याद रखें, बहुत कम आयोगों के अंदर होता है, जैसे लोकपाल हो गया, मानव अधिकार आयोग, उन्हीं के अंदर याद रखना कितने वर्ष है, 70 वर्ष। तो इसमें आपके कार्यकाल के अंदर आपको उलझा सकता है कि 5 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष या 62 वर्ष, सदस्यों के लिए अलग अलग दे देगा, और असुमेलित कथन पूछ सकता है आपको। ये आपको इसके अंदर थोड़ा सा याद रखना है, कार्यकाल। दूसरी बात, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे हटाएंगे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हम, तो इस मामले में बड़ी स्पष्टता है। याद रखना, हटाने की प्रक्रिया, और एक शब्द और लिख सकते हो आप, निलंबन। ठीक है, पद से हटाने की प्रक्रिया, याद रखना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो हटाता भी इन्हें राष्ट्रपति है, निलंबित भी राष्ट्रपति करता है। सिद्ध कदाचार या पदाचार के आधार पर, या असक्षम घोषित हो जाए न्यायालय के द्वारा, कार्य करने में असक्षम हो, या आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित हो, तो उन परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति से हटा सकता है, और राष्ट्रपति इन पर लगे आरोपों की जांच करवा सकता है। और याद रखना, इन पर लगे आरोपों की जांच किसके द्वारा की जाएगी, तो इसका जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इनकी है वो जांच की जाएगी। और जांच जब होगी तो जांच के दौरान आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबन कर सकता है, याद रखना, राष्ट्रपति इनका निलंबन कर सकता है। ये उसकी सब व्यक्ति शक्ति होती है। ठीक है, हमने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं की हैं, छोटे छोटे से फैक्ट पढ़े हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत छोटे छोटे बन सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसके अंदर याद रखना है। एक चीज जरूर आप याद रखें इसके अंदर, मैंने आपको अभी इसकी आपको संरचना बताई थी। ठीक है, संरचना में मैंने बताया था, एक तो होता है अध्यक्ष, ठीक है, 4 होते हैं सदस्य, और इसके अंदर पदेन सदस्य भी होते हैं, जो पहले 4 हुआ करते थे। ठीक है, और पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, तो याद रखना, एक तो एससी आयोग, ठीक है, एक हो गया आपका एसटी आयोग, एक हो गया आपका महिला आयोग का अध्यक्ष, ये आयोग है, इनके अध्यक्ष होंगे इसके पदेन सदस्य। एक हो गया आपके अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है,
अल्पसंख्यक आयोग के बाद में एक होगा आपके ओबीसी आयोग जोड़ा है, अभी जोड़ा है 2019 के अंदर इसको, ठीक है। ओबीसी आयोग के साथ साथ और कौन होगा, दिव्यांगजन जो है, सॉरी एक आयोग और होगा इसके अंदर, बाल संरक्षण आयोग। मैंने आपको इसमें 6 बता दिए, शायद तक वो याद रखिए, 6 नहीं है 7 है। एक होगा आयोग नहीं है, वो है आपके दिव्यांगजन जो है, दिव्यांगजन, उनसे जुड़ा आयुक्त तो होता है, वो याद रखना इन पदेन सदस्यों के अंदर होता है। तो टोटल इनकी संख्या 7 हो गई, ये इन आयोगों का अध्यक्ष होंगे वो पदेन सदस्य, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखें कि मानव अधिकार आयोग के अंदर पदेन सदस्य कौन कौन होता है। तो मैंने अभी आपको बताया है, एससी आयोग, एसटी आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ओबीसी आयोग, बाल संरक्षण आयोग और कौन सा दिव्यांगजनों का आयुक्त है वो इसका पदेन सदस्य होता है। ये जबकि इसका पूर्णकालिक ढांचा होता है। कैसा ढांचा होता है, पूर्णकालिक ढांचा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी बातें हैं। अब हम बात करेंगे कि मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है। मानवाधिकार आयोग के कार्य, देखो मानवाधिकार आयोग के क्या कार्य हैं, बेसिकली आपको भी इसके बारे में सतही स्तर का पता ही है कि मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले होते हैं। किन से जुड़े मामले होते हैं, मानवाधिकारों से जुड़े उल्लंघन के मामले होते हैं। मानवाधिकारों से जुड़े जो उल्लंघन के मामले होते हैं, उन उल्लंघन के मामलों की शिकायत दर्ज करता है। शिकायत दर्ज करके उनके ऊपर क्या करवाता है, जांच करवाता है, ठीक है। याद रखना, जांच करवाने के लिए मानवाधिकार आयोग के पास स्वयं का जांच दल भी होता है, स्वयं का जांच दल भी होता है और किसी भी जांच अभिकरण की सहायता ले सकता है यदि इसका खुद का जांच दल फेल हो रहा है। और भारत में बहुत प्रकार की जांच एजेंसियां हैं, पुलिस तक की इसके अंदर जांच के अंदर ये सहायता ले सकता है। आपका कौन सा आयोग, मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकारों से जुड़े उल्लंघन के मामले की ये जांच करता है। मानवाधिकारों के संबंध के अंदर सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाता है। क्या फैलाता है, सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाता है, ठीक है। दूसरी बात, जागरूकता फैलाने के साथ साथ मानवाधिकार क्षेत्र के अंदर शोध कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, शोध कार्य करता है। मानवाधिकार क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाले जो एनजीओ हैं इनका सहयोग करता है। सहयोग के साथ साथ याद रखना, इनको प्रोत्साहित करता है। ये आयोग के भी कार्य हैं, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, मानवाधिकारों से संबंधित यदि सरकार कोई नियम बनाती है या कानून बनाती है तो उसके अंदर आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, याद रखना, क्या प्रदान करता है, सलाह प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सलाह प्रदान करता है। मानवाधिकार आयोग देश के जो बंदी गृह हैं उनके साथ साथ जो देश के सुधार गृह हैं, क्या है, सुधार गृह, उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेता है। उनकी व्यवस्थाओं का क्या लेता है, जायजा लेता है। याद रखना कि कैदियों की स्थिति क्या है, उनका निरीक्षण करता है और सरकार को सुधार के आवश्यक निर्देश देता है। क्या क्या काम करता है, मानवाधिकारों से जुड़े उल्लंघन के मामलों की शिकायत दर्ज कर लेता है। शिकायत दर्ज करके जांच करता है, लेकिन जांच वो खुद भी कर सकता है और किसी जांच अभिकरण से भी करवा सकता है। सामाजिक स्तर पे मानवाधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करता है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में अधिकतम लोगों को ये भी नहीं पता होगा उनके मानवाधिकार हैं क्या क्या, ठीक है। मानवाधिकारों की परिभाषा भी याद रखना अधिनियम में दी हुई है। क्षेत्र, मानवाधिकार के अंदर क्षेत्र के अंदर कार्य जो करते हैं, शोध कार्य करते हैं, उनको सहायता प्रदान करता है, समय समय पर प्रोत्साहित करता है। एनजीओ जो है आपके गैर लाभकारी संगठन है, उनको शोध कार्य के अंदर सहायता प्रदान करता है।
प्रोत्साहन देता है, सरकारी नियम बनते हैं मानव अधिकारों से जुड़े, उनके संबंध में सरकार को सलाह प्रदान करता है। बंदी गृह और सुधार गृह हैं, उनके अंदर व्यवस्थाओं का क्या ले सकता है, जायजा ले सकता है, जाके अपन कैदियों की स्थिति की जांच कर सकते हैं। अब मानव अधिकार आयोग ये तो कार्य करता है, लेकिन मानव अधिकार है, याद रखना, मानव अधिकार आयोग को दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे यह किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है कि भाई आपको जांच के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। साथ ही यदि मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले का दोषी यदि कोई लोक सेवक है तो उसका स्थानांतरण करने का है वो आग्रह कर सकता है सरकार से कि ये व्यक्ति जांच को प्रभावित कर रहा है। उनके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तक जारी करने का आग्रह कर सकता है न्यायालय से कि भाई इनको आप है वो प्रत्यक्ष रूप से है वो गिरफ्तार करें, मतलब इनको हमारे सामने लाइए, इनसे जांच करनी है। ठीक है, उस मामले में थोड़ा और ज्यादा ये सुदृढ़ बन जाता है। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग है, इसकी खुद की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, आधिकारिकता भी है। क्या क्या है? जैसे यह आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष ही हुआ है। 1 वर्ष से पुराने मामले हैं वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उन पे क्या नहीं कर सकता, याद रखना, उनके ऊपर मानव अधिकार आयोग क्या नहीं कर सकता भैया, कार्रवाई नहीं कर सकता। कितनी अवधि है? याद रखना, 1 वर्ष से पुराने मामले हैं उनकी क्या नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता। दूसरी बात, यह आयोग याद रखना अर्ध न्यायिक आयोग की तरह काम करता है। अर्ध न्यायिक आयोग मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था, उस समय बताया था कि ऐसे आयोग जो किसी भी विषय की जांच कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं, लेकिन ये किसी भी दोषी व्यक्ति को क्या नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते, सिर्फ सजा देने की क्या दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। और यह पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा भी नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ मुआवजा देने की क्या दे सकता है, सलाह दे सकता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद में हम बात करें कि मानव अधिकार आयोग की वर्तमान से जुड़े जो फैक्ट हैं उनकी बात करते हैं अपन। एक बात आप जरूर याद रखें, आपका जो मानव अधिकार आयोग है, इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा। तो याद रखना, मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगा, तो ये या तो आपकी केंद्र सरकार को और या राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजता है, जो उसे अपने यहाँ संसद और विधानमंडल के अंदर चर्चा के लायक बनाती है, उन पे चर्चा करती है। हम यदि इसके संबंध में फैक्टों की बात करें कि क्या क्या फैक्ट है, तो आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं कि मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। भारत में मानव अधिकारों के विकास के अंदर रंगनाथ मिश्र का बहुत शानदार योगदान था और ये पहले अध्यक्ष थे। दूसरा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वितीय अध्यक्ष, तो याद रखना द्वितीय अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकटचलैया। कौन थे? एम.एन. वेंकटचलैया, याद रखना द्वितीय अध्यक्ष थे। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि आयोग की महिला अध्यक्ष बनी है क्या, तो याद रखना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। ये आप जरूर याद रखें कि इस आयोग की कोई महिला आयोग है वो अध्यक्ष नहीं बनी है। सिर्फ और सिर्फ याद रखना एक महिला सदस्य, जरूर इससे जुड़ा फैक्ट याद रख सकते हो कि प्रथम सदस्य तो कई बन गई हैं, लेकिन याद रखना प्रथम महिला सदस्य कौन बनी थी,
तो आपने एक फेमस नाम सुना होगा न्यायाधीश का, मीरा फातिमा बीवी। वो याद रखना इस आयोग की क्या बनी थी, प्रथम महिला सदस्य बनी थी। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र, दूसरे एमएन वेंकटचलैया, तीसरे महिला अध्यक्ष बनी है क्या, नहीं बनी है। महिला सदस्य कौन बनी है, तो याद रखना मीरा फातिमा बीवी बनी है। आयोग की वर्तमान संरचना की हम बात करें कि इसकी वर्तमान संरचना कैसी है, तो पूर्णकालिक अध्यक्ष तो अपन आयोग वाइज पढ़ चुके हैं, सॉरी पदेन सदस्यों की तो अपन इसमें चर्चा करेंगे नहीं। अध्यक्ष की यदि चर्चा करें तो याद रखना ये मानव अधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष हैं और इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है इनका, अरुण कुमार मिश्रा। उच्चतम न्यायालय के याद रखना न्यायाधीश रह चुके हैं अरुण कुमार मिश्रा। हम वर्तमान के अंदर इस आयोग के सदस्यों की चर्चा करें कि सदस्य कौन है। एक तो आपको इसके अंदर याद रखना है राजीव जैन। क्या याद रखोगे, राजीव जैन। दूसरा आप इसके अंदर लिखोगे महेश कुमार मित्तल। महेश कुमार मित्तल। एक इसके अंदर महिला सदस्य भी है ज्योतिका कालरा। कौन है, ज्योतिका कालरा। आप याद रखना इसके सदस्य कौन है, एक तो राजीव जैन है, एक आपके महेश कुमार मित्तल है और एक आपके ज्योतिका कालरा है। एक चौथा सदस्य है ज्ञानेश्वर मनोहर। हालांकि सदस्यों से जुड़ा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप फैक्ट के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, हमने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की है, एकदम से आसान शब्दों के अंदर इस आयोग को समझने की कोशिश की है और आप ध्यान लगाएंगे तो आपको, मुझे लगता है कि ये अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। हमने ज्यादा कोई लंबी चौड़ी इसमें बात की नहीं है। पहली तो हमने बात की कि मानव अधिकार क्या होते हैं, तो हमने मानव अधिकारों के अंदर आपको बताया कि ऐसे अधिकार जो गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है उन्हें अपन मानव अधिकार कहते हैं, जो सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इनका संवैधानिक रूप से कहीं उल्लेख नहीं है, ये सांविधिक श्रेणी के अधिकार होते हैं। इनका उल्लंघन होने पे याद रखना हम मौलिक अधिकारों की तरह कहाँ नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। फिर मैंने साथियों आपको इसके अंदर बताया है, क्या बताया है कि 10 दिसंबर 1948 को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। इसलिए प्रति वर्ष हम 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। फिर मैंने कहा कि मानव अधिकारों को कानूनी दर्जा देने से संबंधित याद रखना एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसका नाम क्या है, पेरिस घोषणा पत्र। आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, कब जारी हुआ, 1991 में। भारतीय संसद ने मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए सबसे पहले अधिनियम का निर्माण किया था 1993 के अंदर, जिसका नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये लागू कब हुआ, ये डेट आप पूछ सकता है आपसे। 28 सितंबर 1993 को याद रखना राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कितने अध्याय हैं, तो याद रखना 8 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं, तो याद रखना इसके अंदर 43 धाराएं हैं। यह अधिनियम कहता है कि एक तो राष्ट्रीय स्तर पे आयोग होना चाहिए और सभी राज्यों को भी अपने राज्य स्तर के ऊपर आयोगों का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। फिर हमने क्या किया, हमने बात की कि हमारे यहाँ भारत के अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखना आप 12 अक्टूबर 1993 को इस अधिनियम के आधार पे हमने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की क्या की, स्थापना की। इस अधिनियम के अंदर 2 बार संशोधन हो चुका है, एक तो 2006 में, एक 2019 में। 2019 वाले मैंने आपको बता भी दिए हैं क्या क्या संशोधन हुआ है। एक तो जो अध्यक्ष है उसके अंदर मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कौन सा प्रावधान जोड़ा गया, अन्य न्यायाधीश वाला प्रावधान जोड़ा गया। दूसरा, इसके अंदर 5 वर्ष से कार्यकाल घटा के कितना किया गया, तो याद रखना 3 वर्ष किया गया। तीसरा, अपन ने पदेन सदस्य हैं, इनके अंदर अपन ने 3 सदस्य और ऐड किए। ओबीसी आयोग को, बाल संरक्षण आयोग को और दिव्यांग जनों के जो आयोग थे उनको भी इस आयोग का पदेन अध्यक्ष समझा जाता है। ठीक है, फिर हम आए इस आयोग की संरचना के ऊपर। तो मैंने आपको बताया, तो याद रखना ये 7 है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको।
तो पूर्णकालिक ढांचा, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, ये तो 5 तो होते हैं स्थायी, और ये 7 होते हैं पदेन सदस्य। मैंने इनकी योग्यताएं आपको बताई कि नियुक्त होने के लिए क्या चाहिए। तो एक तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, जिसका प्रावधान 2019 में जोड़ा अपन ने, वो ही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। फिर अपन इसके सदस्य में पहला एक और हमें सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे कार्य कर रहा हो। फिर एक उच्च न्यायालय का जज चाहिए, और 2 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो मानव अधिकारों के क्षेत्र के अंदर विशेष ज्ञान रखते हो। और इन दोनों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति, याद रखना अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक 6 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गृह मंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष शामिल होता है, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता, राज्यसभा का सभापति शामिल होता है, राज्यसभा में विपक्षी दल का नेता शामिल होता है। तो ये इसका हिस्सा होते हैं। फिर हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है उस चयन समिति की सिफारिश के आधार पे। ये अपना त्याग पत्र किसको प्रदान करेंगे, तो याद रखना राष्ट्रपति को प्रदान करेंगे। सेवा शर्तों तथा वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये वेतन भत्ते आपको कहां मिलेंगे, तो याद रखना केंद्र की संचित निधि, इसे अपन आजकल समेकित निधि, एक ट्रेंडिंग शब्द है, वो भी याद रख सकते हो। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो याद रखना कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सदस्यों में से किसी एक को वो कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि कार्यकाल कितना होता है, तो मूलतः 5 वर्ष होता था, 70 वर्ष 2019 में संशोधन कर दिया। अब वर्तमान के अंदर 3 वर्ष होता है, साथ में कितना होता है? 70 वर्ष होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो पद से हटाने की प्रक्रिया ये है कि इनको पद से राष्ट्रपति हटा सकता है, और राष्ट्रपति पदाचार कदाचार के आधार पर हटा सकता है, और इन आरोपों की जांच सर्वोच्च न्यायालय से करवा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय में जांच के दौरान इनको क्या कर सकता है? निलंबित भी कर सकता है। फिर हमने बीच में ही एक बात छोड़ दी थी कि इस आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं, जो 7 सदस्य हैं। तो पहला SC आयोग का अध्यक्ष, ST आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष और अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। और ये 3 प्रावधान याद रखना कौन से वर्ष में जोड़े गए हैं? 2019 में। एक तो OBC वाला, एक बाल संरक्षण वाला, और दूसरा दिव्यांगजनों की आयुक्त वाला प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है। फिर मैंने आपको मानव अधिकार आयोग के कार्य बताएं कि मानव अधिकार आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य तो यह है कि मानव अधिकारों से जुड़े उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज करता है। शिकायत दर्ज करने के बाद में जांच करता है, जांच स्वयं भी कर सकता है और किसी जांच दल से भी करवा सकता है ना, जो जांच अभिकरण होते हैं उनसे करवा सकता है। फिर सामाजिक स्तर पे जागरूकता फैलाता है। फिर मानव अधिकार क्षेत्र के अंदर शोध कार्य करता है। NGO होते हैं आपको, गैर सरकारी संगठन होते हैं आपके, उनको सहयोग प्रदान करता है कि आप मानव अधिकार क्षेत्रों के अंदर कार्य कीजिए। सरकार यदि मानव अधिकारों के संबंध में कोई नियम बनाती है तो उस नियम के अंदर भी सलाह देती है आपको, सलाह देता आपका यह आयोग सरकार को कि आप ऐसा कीजिए। बंदी गृह, सुधार गृह हैं आपके, उनके अंदर कैदियों की स्थिति का निरीक्षण करता है। साथ में इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां के समकक्ष शक्तियां प्राप्त होती हैं, समन जारी कर सकता है, व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। इन कार्यों से आपके प्रश्न आ सकता है, असुमेलित पूछ लेता है कई बार आपको, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं, जैसे यह उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष हुआ है, यानी 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। फिर मैंने आपको बताया कि यह अर्ध न्यायिक आयोग है, यानी टूथलेस टाइगर, बिना दांतों वाला और बिना दांतों वाला आपका टाइगर है, यानी ये बकवास करता है, फालतू के अंदर चलती नहीं है, सरकार मानती नहीं है इनकी लगभग मामलों के अंदर, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी है। ठीक है, ये किसी को मुआवजा भी नहीं दिला सकता। ठीक है, ये अपन ने चर्चा की। फिर मैंने आपको बताया कि वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो याद रखना राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है, केंद्र और राज्य सरकारों के यहाँ भिजवा देता है, वो इन पे अपनी अपनी चर्चा कर लेते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी बात की फैक्टों की, ये आपके फैक्टों के प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो पहला फैक्ट मैंने आपको बताया कि मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो मैंने बताया रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन से वर्ष में बने थे, याद रखना 1993 के अंदर। ठीक है, द्वितीय अध्यक्ष की हम बात करें तो याद रखना MN वेंकटचलैया इसके दूसरे अध्यक्ष हैं।
महिला अध्यक्ष बनी है क्या कोई? तो याद रखना सारे के सारे बच्चे, अब तक कोई महिला अध्यक्ष वो नहीं बनी है। फिर मैंने आपको बताया महिला सदस्य बनी है क्या? तो याद रखिए बिल्कुल बनी है। पहली कौन थी? मीरा फातिमा बीवी थी। फिर मैंने आपको बताया वर्तमान इसका ढांचा कैसा है, तो याद रखना इसके ढांचे के अंदर एक तो आपका अध्यक्ष तो 8वें याद रखना अरुण कुमार मिश्रा है, सदस्य राजीव जैन है, फिर महेश कुमार मित्तल है, फिर ज्योतिका कालरा है, फिर ज्ञानेश्वर मनोहर, ये इसके अंदर सदस्य है। तो ये आपका मानव अधिकार आयोग था। इसको आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया था। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं एक नए आयोग की जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनसे के संरक्षण के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है। हम इस आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की संबंध के अंदर महिलाओं के संरक्षण के लिए संसद ने 1990 में एक अधिनियम का निर्माण किया था, याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। ठीक है, और 1990 के अंदर इसको पारित किया था संसद ने। ठीक है, और इस अधिनियम के आधार पर याद रखना हमारे महिला आयोग की स्थापना हुई थी। और वो कब हुई थी? तो याद रखना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। याद रखना कितनी जनवरी को? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ये आपको पता है महिला दिवस कब बनाया जाता है? वो आपको, मुझे लगता है, पता है। आगे हम बात करें कि महिला आयोग जो आपका है इसकी संरचना कैसी है ना। बड़ा छोटा सा आयोग है, बस जल्दी से निपटाएंगे इसको। संरचना कैसी है? तो याद रखना इसके अंदर एक तो होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष की सहायता के लिए याद रखें 5 होते हैं सदस्य। क्या होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, तो यानी टोटल 6 सदस्य होते हैं। एक सदस्य ही एक, याद रखना, सचिव भी होता है इसमें। इनमें नियुक्त होने के लिए आपके पास पहली योग्यता तो एक महिला होनी चाहिए। एक और है इसमें कि इस आयोग के अंदर एक सदस्य एससी का होना चाहिए और एक सदस्य, याद रखना, एसटी का होना चाहिए। ये अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को इसके अंदर स्थान मिले, इसके लिए तय किया गया है। तो महिला आयोग की संरचना कैसी होती है? याद रखना इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, महिलाएं होती हैं, जिनमें से एक सदस्य का एससी अनुसूचित जाति व एक सदस्य का अनुसूचित जनजाति से संबंध होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करें आपके मानव अधिकार आयोग, इसके बाद में हम बात करें आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना केंद्र सरकार की सलाह पर। कौन सी सरकार की सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर इनकी नियुक्ति, याद रखना, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति के बाद में याद रखना ये त्याग पत्र भी अपना प्रदान करते हैं, और ये त्याग पत्र याद रखना किसको प्रदान करते हैं? अपना राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र प्रदान करते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। याद रखना इनका कार्यकाल होता है सामान्यतः 3 वर्ष। कितना होता है? 3 वर्ष। और ये 3 वर्ष है वो याद रखना अधिकतम 2 बार हो सकता है। तो टोटली है वो याद रखना एक व्यक्ति अधिकतम महिला आयोग, एक महिला आयोग की सदस्य कितनी बार रह सकती है? 2 बार रह सकती है और 6 वर्ष रह सकती है अधिकतम। ठीक है, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो पद से हटाने की प्रक्रिया वही है, इनको हटाने का काम याद रखना किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाने का कार्य किया जाता है।
लेकिन क्या राष्ट्रपति खुद हटा देगा इन्हें? ऐसे हटा देगा? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपके पास कुछ क्या होने चाहिए? आधार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आधार। कदाचार के आधार पे हटा सकता है, पदाचार के आधार पे, शक्तियों का दुरुपयोग करे, लाभ का पद धारण कर ले, आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाए, कार्य करने में असक्षम नहीं हो, तो इस आधार पे राष्ट्रपति हटा सकता है। इन पे लगे जो आरोप हैं इनकी भी याद रखना जांच करवा सकता है राष्ट्रपति। याद रखना किसके अंदर करवाएगा? आपके सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जांच करवा सकता है। किसके अंदर जांच करवा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जांच करवा सकता है। आयोग की संरचना हमने पढ़ ली। नियुक्ति कौन करता है? त्यागपत्र किसको देते हैं? सेवा शर्तों का निर्धारण, तो याद रखना सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और वार्षिक स्तर पे अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपती है कि इन्होंने एक वर्ष के अंदर क्या क्या किया। इसके बाद में हम बात करें कि ये क्या क्या इसके कार्य है। महिला आयोग के कार्य क्या है? महिला आयोग के कार्य क्या है भाई? इसके कार्य क्या है? तो याद रखना, एक तो यह जो आयोग है वो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करता है, संरक्षण करता है। और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कोई मामला है, मान लीजिए उनके हितों का कोई उल्लंघन होता है, तो उस परिस्थिति के अंदर यह आयोग उन उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करता है। और जांच करके याद रखना, कोई दोषी व्यक्ति है उसको सजा तो नहीं दे सकता, लेकिन सजा देने की न्यायालय को क्या देता है? सलाह देता है। क्या देता है? सलाह देता है। दूसरी बात, महिलाओं से जुड़ा कोई विधिक या संवैधानिक उपबंध है, संवैधानिक उपबंध है, संवैधानिक मामला है, तो उसका क्या करता है? निरीक्षण करता है। क्या करता है? यह निरीक्षण करता है। ठीक है। घरेलू हिंसा हो गया, यौन अपराध हो गया, कार्यस्थल पे यौन शोषण हो गया, इनसे जुड़े मामलों के भी प्राथमिकता के साथ आपका महिला आयोग करता है जांच। दोषी को सजा नहीं दे सकता, लेकिन सजा देने की सलाह दे सकता है। फिर मैंने आपको मानव अधिकार पढ़ाया था, उसी तरह याद रखना इस आयोग को भी दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं। कैसे अधिकार प्राप्त होते हैं? दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर यह आपका जो आयोग है, ये जो आपके महिला सुधार गृह होते हैं, महिला बंदी गृह होते हैं आपके, इनके अंदर जा सकता है और इनका क्या कर सकता है भाई साहब? निरीक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है। ठीक है। और केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी क्या सौंपता है? रिपोर्ट भी सौंपता है। ये इस महिला आयोग के क्या है? आपके इस महिला आयोग के कार्य हैं। ठीक है। बाध्यकारी नहीं है, इसकी सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विचार कर सकती है। सलाहकारी श्रेणी का निकाय है। आपको हम बताएं इस आयोग के बारे में कुछ फैक्ट कि महिला आयोग जो आपकी है उसका प्रथम अध्यक्ष तो 31 जनवरी 1992 को प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपने एक महिला का पक्का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनिए आप, जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। और जयंती पटनायक का कार्यकाल आप याद रखें 1992 से 1995 रहा था। कब से कब तक रहा था? 1992 से 1995 रहा था। आपको मैं कह दूं प्रथम महिला अध्यक्ष के बाद में कि 10वीं व वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
ज्यादा आपको सारे याद नहीं रखने हैं, इतना काफी है, वरना आपके लिए बहुत फैक्ट हो जाएंगे। तो याद रखना 10वीं ओवर वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए रेखा शर्मा है। कौन है भैया? रेखा शर्मा है, और 2018 से अब तक है, और इनके कार्यकाल को बढ़ा भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके महिला आयोग से जुड़े क्या है, याद रखना फैक्ट हैं जिनको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, एक फैक्ट आप और याद रख सकते हैं इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाली एकमात्र अध्यक्ष, 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाली एकमात्र अध्यक्ष, और इसका संबंध याद रखना अपने राजस्थान से ही है। आपने एक सांसद का नाम सुना होगा, गिरिजा व्यास। कौन सी व्यास? तो याद रखना गिरिजा व्यास, और इसका कार्यकाल रहा, याद रखिए, गिरिजा व्यास का 2005 से 2011, और ये गिरिजा व्यास आपकी 5वीं व 6ठी अध्यक्ष थी। ये जरूर आपका इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपके दहेज निषेध अधिनियम हो गया, आपका घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम हो गया, लिंग का अनुमान लगाने से संबंधी जो आपका अधिनियम बना हुआ है, पोक्सो एक्ट जो आपका है बहुत चर्चा में रहता है, उससे जुड़े मामलों के अंदर भी सामान्यतः इंटरफेयर करता है। तो हमने ज्यादा बातें नहीं पढ़ी हैं, छोटी छोटी बातें की हैं। पहली हमने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग है, महिलाओं के संरक्षण की बात करने वाला आयोग है। इसकी स्थापना एक अधिनियम के द्वारा हुई, जिसका पारित किया संसद ने 1990 के अंदर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और इसकी बात करें हम तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। फिर हमने बात की इस आयोग की संरचना की, तो इसमें एक तो होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष की सहायता के लिए होते हैं 5 सदस्य। उन 5 सदस्यों में से एक आपका एससी का होना चाहिए, एक एसटी का होना चाहिए, तभी आप इस आयोग की संरचना को पूर्ण रूप से कर पाएंगे। नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। किसकी सलाह पर करती है? आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की सलाह पर करती है। फिर मैंने बताया कि ये अपना त्याग पत्र किसको प्रदान करते हैं, तो याद रखना है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। अधिकतम कितनी बार हो सकता है? 2 बार हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो वो ये राष्ट्रपति हटाता है, सर्वोच्च न्यायालय से लगे आरोपों की जांच करवा सकता है, जांच के दौरान निलंबित भी कर सकता है। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो मैंने आपको बताया कि सेवा शर्तों का निर्धारण करता है आपका राष्ट्रपति करता है। फिर मैंने बताया आयोग के कार्य क्या है, तो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से जुड़े मामले हैं, उनकी संरक्षण से जुड़े कार्य करता है, शोध कार्य करता है, और संरक्षण करने वाले निकायों को स्वयं सहायता समूह हैं जिनकी संख्या भी अपने भारत के अंदर बहुत बड़ी है, और महिलाओं के बारे में काफी अच्छे काम भी हो रहे हैं। देखो आपने बैंक के अंदर जो खाते खुले थे पिछले दिनों, उनके अंदर भी महिलाओं का अच्छा खासा प्रतिशत था। लगभग जन धन खाता योजना के तहत 67% खाते महिलाओं के खुले थे। तो हो रहा है, कोई इनके खिलाफ विधिक और संवैधानिक उपबंध है, या सरकार कोई नियम बनाती है महिलाओं के संरक्षण से संबंधित, तो उसमें सरकार को सलाह प्रदान करती है। घरेलू हिंसा हो गया, कार्यस्थल पर यौन शोषण हो गया, ऐसे लैंगिक असमानता से जुड़े मामले आते हैं, उनकी जांच करता है। दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं, समन जारी कर सकता है, किसी को व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर सकता है उससे। महिलाओं के जो बंदी गृह हैं उनके अंदर जाके ये निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है। फिर मैंने आपको कुछ फैक्ट बताई कि तो महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना जयंती पटनायक जी हैं, 1992 से 1995 उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी थी। फिर 10वीं व वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना रेखा शर्मा जी 2018 से हैं। 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाली महिला आयोग की एकमात्र अध्यक्ष जिसका संबंध राजस्थान से है, याद रखिए गिरिजा व्यास 5वीं और 6ठी अध्यक्ष रही थी। तो ये आपका महिला आयोग है। आज हमने 2 आयोग पढ़े हैं, मानवाधिकार आयोग के साथ साथ महिला आयोग। अच्छे से हमने इनको पढ़ने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत पसंद आए होंगे। बार बार छोटी छोटी चीजें हैं, फैक्ट टाइम के अंदर उनको 2-3 बार आप दोहराओगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।